आप सभी स्टूडेंट का विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 अंडरस्टैंड इंडिया के पेपर में जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा, जिससे आप सभी बच्चों का पेपर में कोई भी सेट हो वो सारा का सारा सवाल बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आएगा तो आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल हमारे पास है महावीर स्वामी। ठीक है, इनकी जीवनी के बारे में इनकी जीवनी बतानी है और साथ ही साथ उनके जो उपदेश है उनका वर्णन करना है। ये सवाल अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो आप सही बच्चों को पहले 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ आप सही बच्चों का 1 मार्क्स से जो क्वेश्चन आएगा ना वो भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर है माना जाता है, जिनका जन्म जो है वो 599 ईसा पूर्व वैशाली में एक कुंडग्राम नामक जो वर्तमान बिहार में हमारा है, ठीक है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी जो थे सिद्धार्थ लक्ष्मी थे, जो गणराज लक्ष्मी गणराज के बेसिकली क्या थे, प्रमुख थे। और माता जो थी उनके तीसरा नाम था जो अत्यंत ही क्या थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी। बचपन में उनका जो नाम था वो था वर्धमान था। वे प्रारंभ से ही मतलब बचपन से ही बेसिकली कहा जाए एक साहसी थे, दयालु थे और संयमी स्वभाव के व्यक्तित्व थे, इसलिए उन्हें बाद में जाके महावीर भी हम लोग कहने लगे। और महावीर जैन के नाम से उन्हें जानते हैं। यानी उनका पूछा है बचपन का नाम या बालकाल में उनका नाम क्या था, तो वर्धमान था। उनका जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम जो वर्तमान में बिहार में वहाँ स्थित हुआ, मतलब वहाँ उनका जन्म हुआ था। कितने नंबर के तीर्थंकर थे, तो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। तो कुछ बेसिक सवाल जो पूछा भी जाता है तो अगर आप लोग बनाना चाहे बना सकते हैं। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया, अपना जो राजसी जीवन है उसका त्याग कर एक संन्यास जीवन ग्रहण कर लिया। मतलब उनका जो राजसी जीवन चल रहा था 30 साल की उम्र बाद उन्होंने क्या कर लिया, एक सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिया। और सत्य तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या में लीन हो गया। यानी जीवन में सत्य क्या है उसकी खोज, साथ ही साथ आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया, संसार की मोह माया से त्याग दिया और तपस्या में लीन होते चले गए। लगभग 12 साल तक उन्होंने क्या किया, घोर तप किया, ध्यान लगाया और आत्म संयम का क्या किया, यहाँ पर अभ्यास किया। इसलिए फिर बाद में जाके उन्हें क्या हुआ, केवल ज्ञान की क्या हुई, प्राप्ति हुई, जिससे वो क्या हो गए, पूरे ज्ञानवान बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने क्या किया, सभी लोगों को धर्म और नैतिक जीवन का जो उपदेश है वो देना शुरू कर दिया। 527 ईसा पूर्व जो बिहार का बेसिकली पावापुरी है, वहाँ पर उनको निर्वाण बेसिकली प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी की अगर बात करें, जो उपदेश है हमारे महावीर जो मानव जीवन है उनको सरल और शुद्ध बनाने पर केंद्रित होता है। उन्होंने अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया कि जीवन में अहिंसा नहीं करनी चाहिए, और कहा कि किसी भी जीव को किसी भी रूप में कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे अगर आप सभी बच्चे हमारे झारखंड में होंगे तो आप हमारे झारखंड में सबसे ऊंची कह सकते हैं पहाड़ श्रृंखला जिसे हम लोग कहते हैं पारसनाथ, वो एक बेसिकली जैन मंदिर है, जैन धर्म का मंदिर है। वहाँ के जो लोग हैं आपको मालूम होना चाहिए कि जो जमीन के नीचे जो चीज़ें रहती जो उगती है उनको नहीं खाते, जैसे आलू नहीं खाते वो लोग। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से वहाँ पर भी बेसिकली वो जीव जंतु को खाना है और किसी को मार के खाना उनके लिए नहीं चलता। ठीक है, इसलिए वो किसी भी रूप से किसी भी जीव जंतु को कष्ट नहीं पहुंचाता। उनके 5 बेसिकली मुख्य सिद्धांत हैं, जिनमें है अहिंसा है, सत्य है, असत्य यानी चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह। ये 5 चीज़ों पे उनका मुख्य सिद्धांत काम करता है। ये सभी चीज़ें मिलकर जीवन को संतुलित और नैतिक बनाने कार्य करती है। उन्होंने यह भी सिखाया कि मनुष्य को अपने क्रोध, लोभ और मोह पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि यही जो है दुख का कारण होता है मानव जीवन में। महावीर स्वामी जी का जो जीवन है वो त्याग, तपस्या और आत्म संयम का एक आदर्श उदाहरण देखने को मिलता है। उनके उपदेश आज भी हमारे जो समाज है उनमें शांति, सहिष्णुता और सदाचार की दिशा में प्रेरित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये पहला सवाल था आपसे बच्चों को जो पूछा जाएगा पेपर में। ठीक है, महावीर स्वामी से अगर पूछ लिया जाए यानी महावीर जैन से पूछा जाएगा तो आप इन्हें बना के लिख सकते हैं। 1 नंबर का भी सवाल कंप्लीट होता है आपसे बच्चों को इस पेज के सवाल से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्वतंत्रता सेनानी जी हमारे भारत के सुभाष चंद्र बोस जी, उनके योगदान के बारे में चर्चा करना। हो सकता है आपको सुभाष चंद्र बोस जी का है, महात्मा गांधी का है, ये कुछ बेसिक सवाल है जो पूछा जाएगा हर बार पेपर में। तो हमारे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी जिनमें इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए एक अद्वितीय साहस और नेतृत्व का परिचय दिया। उनका जो जन्म है 23 जनवरी 1857 को कटक जो वर्तमान उड़ीसा है उसमें हुआ था। वे प्रारंभ में बेसिकली हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे और महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया था। लेकिन बाद में आपको मालूम है विचारों का मतभेद होता है, जिस वजह से जो सुभाष चंद्र बोस जी है वो अधिक ही उग्र और त्वरित विशेष स्वतंत्रता पक्ष थे, मतलब तुरंत स्वतंत्रता के पक्ष थे और साथ ही साथ देश को आज़ादी तुरंत दिलवाना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो आज़ादी के लिए है वो है सशस्त्र संघर्ष को संगठित करना। मतलब इसी की संघर्ष जो करना है तो आपको शस्त्र के बल पे करना होगा। उन्होंने 1943 में क्या किया, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, इसका नेतृत्व संभाला और एक नारा आपने फेमस सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे को देखकर युवाओं में, हम सभी युवाओं में देशभक्ति की जो भावना जगाई थी। उन्होंने जापान के सहयोग से क्या किया कि दक्षिण जो पूर्वी एशिया है उनमें हमारे भारतीय सेनाओं का जो सैनिक है उनको इकट्ठा कर अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पर युद्ध किया
अंडमान निकोबार द्वीप को बेसिकली सबसे पहले उन्होंने क्या किया, स्वतंत्र कराकर उनका नाम जो है उनका नाम शहीद और स्वराज उन्होंने रखा। उन्होंने विदेशों में रहकर हमारे भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो समर्थन है वो सबसे पहले जुटाया। 1943 में उन्होंने सिंगापुर में बेसिकली आज़ाद हिंद जो फौज सरकार है हमारे पास, वहाँ की स्थापना की, जो भारत की स्थायी स्वतंत्र बेसिकली कहा जाए एक अस्थायी स्वतंत्र सरकार थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीयों में एक आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना को मजबूत किया तथा यह सिद्ध किया कि स्वतंत्रता जो है बेसिकली केवल हिंसा से ही नहीं बल्कि इसमें संघर्ष भी लगेगा और बलिदान से भी यहाँ प्राप्त की जा सकती है। हालांकि उनकी जो सेना थी मतलब अंग्रेजों की अगर देखा जाए कंपेरिजन में तो पराजित नहीं कर सकती थी, लेकिन उनके प्रयासों ने बेसिकली जो ब्रिटिश साम्राज्य उसकी जो सांसें है या कह सकते हैं उनकी जो नींव है वो हिला के रख दी थी और भारतीय सेना तथा जनता में विद्रोह की भावना को बल दिया था। इस प्रकार सुभाष चंद्र जी का बोस जी का योगदान है वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत ही महत्वपूर्ण और हमेशा प्रेरणादायक बन के रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको आता है आप इसमें कुछ ऐड करके बड़ा करके लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। ठीक है, हमारा जो इंडियन क्लाइमेट है बेसिकली उसको प्रभावित करने के लिए कौन कौन से कारक होते हैं, आइए उनके बारे में बताते हैं। तो भारत की जलवायु अत्यंत ही विविधतापूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी का आप लोग मौसम देखते हैं तो हमारे भौगोलिक और मौसमी कारक जरूर प्रभावित करते हैं। अगर सबसे पहले बात करें ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं उनमें आपको मालूम होगा कि भारत जो है हमारा कर्क रेखा, आपने 2 लाइन्स पढ़ा होगा, कर्क रेखा मकर रेखा पढ़ा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये नाम सुना होगा ना, कर्क रेखा के दोनों ओर बेसिकली स्थित है। ठीक है, जिससे यहाँ पर जो हमारा जो जलवायु है वहाँ उष्ण कटिबंधीय भी और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु इन दोनों चीज़ों का मिश्रण देखने को मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है हमारे पास है हमारा हिमालय पर्वत है। हिमालय के कारण हमारी ठंडी जो मध्य एशिया हवाएं है वो भारत में प्रवेश रूप से रोकता है, जिससे उत्तर भारत में हमारे पास क्या उतना ज़्यादा ठंड नहीं पड़ पाता है। साथ ही साथ ये मानसूनी हवा को क्या करता है, रोककर बेसिकली वर्षा करने में सहायक भी होता है हमारे पास है। तीसरा कारक की बात करें तो समुद्र से जो दूरी हमारे पास है ये है। तटीय क्षेत्रों में आप जो देखते हैं वहाँ की जो जलवायु है बेसिकली जो वहाँ का जो वेदर है सब शीतोष्ण सा रहता है, क्योंकि समुद्र का जो तापमान है जो प्रभाव वो इसी तापमान को क्या करता है बैलेंस करते रहता है। जबकि आंतरिक भागों में जो तापमान हम लोग देखते हैं इंटरनल जो देखते हैं वहाँ पर कभी ज़्यादा होता है कभी क्या होता है कम देखने को मिलता है। चौथा महत्वपूर्ण कारक हमारे पास जो मानसून विंड या मानसून जो पवनें चलती है वो दक्षिण पश्चिम जो पश्चिम मानसून और साउथ वेस्टर्न जो मानसून होता है उसी कारण से भारत की जो अधिकांश वर्षा का स्रोत होता है जो अरब सागर और बेसिकली जो बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आता है। इसके अलावा जो उत्तर पूर्वी मानसून आता है नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है वो दक्षिण पूर्वी जो भारत है वो वर्षा कराता है, मतलब दक्षिण पूर्वी जो भारत वाला पार्ट है उसमें वर्षा होता है। पांचवा कारक हमारा हाइट है यानी ऊंचाई है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो तापमान है कम होता रहता है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में जो ठंडा है या ठंडक है वो अधिक रहती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में क्या होती है गर्मी अधिक होती है। इसके अलावा हमारे पास है समुद्री जो जलधारा है वो पवनों की दिशा और जो स्थिति लेती है जिसमें पर्वत है पठार है मैदान है, ये सभी चीज़ें क्या करती है जलवायु को प्रभावित करने कार्य करती है। तो इन सभी कारकों के संयुक्त प्रभाव से भारत में जो हम जलवायु देखते हैं वो विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, अगर जलवायु से पूछा जाएगा तो आपको इस प्रकार बना के लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स जो है इससे आप क्या समझते हैं, आइए बताते हैं। तो भारतीय संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार है वो बेसिकली हमारे बुनियादी अधिकार माना जाता है जो प्रत्येक भारतीय को या प्रत्येक नागरिक को उनकी गरिमापूर्ण जीवन जीने, स्वतंत्रता प्राप्त करने और अपने व्यक्तित्व में समुचित विकास के लिए प्रदान किए जाते हैं। ये जो अधिकार है बेसिकली हमारे संविधान के भाग 3 यानी पार्ट 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में वर्णित है और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है, यानी कोई भी लोकतांत्रिक मान लीजिए व्यवस्था है उसका बेस माना जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि नागरिकों को क्या करना बेसिकली राज्य में जो अनुसूचित हस्तक्षेप है उनसे बचाना है और साथ ही साथ उनके जो अधिकार है उनकी रक्षा करने के लिए दिया गया है। मौलिक अधिकारों में बात करें तो नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। सबसे पहले समानता का अधिकार जो है वो सभी नागरिकों को क्या करता है कानून के समक्ष समान बनाता है और समान संरक्षण प्रदान करता है। इसके तहत अगर कहा जाए तो किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव हम लोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता या नागरिक अधिकारों का विचार जिनमें आपको अभिव्यक्ति का आज़ादी, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है, आप ये नहीं कि सब कुछ बोल सकते हैं। भाषण है, आवागमन है, निवास है और अपना व्यवसाय चुनने का आपको स्वतंत्रता मिलता है। तीसरा आपके पास अगर आपको कोई शोषण किया जाता है समाज में किसी के द्वारा तो आप जिनमें मानव तस्करी है, बंधुआ मजदूरी है, बाल श्रम है, इन सभी चीज़ों को क्या करता है रोकने कार्य करता है। चौथा हमारे पास है धर्म की स्वतंत्रता, माफ करिएगा, जिससे आप सभी बच्चों को कोई भी धर्म का मानने की इच्छा आप मान सकते हो, पालन कर सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
पांचवा हमारे पास है सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो हमारे पास अधिकार है, यानी अल्पसंख्यकों को बेसिकली अपनी भाषा, संस्कृति और जो शिक्षा संस्थान है उनकी रक्षा करने का अधिकार दिया गया। अंत में कहा जाए कि हम लोग जो बेसिकली संवैधानिक उपचार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके अधिकार है जो नागरिकों को ये अधिकार देता है कि मान लीजिए मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन होता है तो वो सीधे क्या कर सकते हैं, न्यायालय मतलब कोर्ट में जाकर सीधा क्या कर सकते हैं, जस्टिस मांग सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, मौलिक अधिकारों की अगर बात करें, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में आती है कि इन्हें अदालत द्वारा लागू कराया जाता है, मतलब अदालत लागू करता है, इसीलिए इन्हें न्याय संगत अधिकार भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, या कहा जाता है यह अधिकार न केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षा करता है बल्कि कहा जाए तो देश में जो लोकतंत्र है उसको मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार मौलिक अधिकार जो है भारतीय नागरिकों के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उन्हें एक सुरक्षित तथा एक सम्मानजनक जो जीवन है वो प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो मौलिक अधिकार से अगर पूछा जाएगा तो उम्मीद करूंगा आपसे बच्चे इसे आराम से बना के लिख सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि भारत के आर्थिक विकास में जो उद्योग है उनकी भूमिका की बेसिकली समीक्षा करनी है आपको कि औद्योगिक विकास का जो औद्योगिक माफ करिएगा आर्थिक विकास में औद्योगिक जो है उद्योग जो हमारे पास है उनकी क्या भूमिका बताना है। तो भारत के आर्थिक विकास में जो उद्योग है बेसिक इंडस्ट्रीज है उनकी भूमिका जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण और बहुआयामी रही है, मतलब मल्टी यूजेस रहा है हमारे पास है। औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इससे किसी भी देश की जो प्रगति है उसका ये प्रमुख आधार माना जाता है, लेकिन जितना ज़्यादा आधार माना जाता है नुकसानदायक भी उतना ही होता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये उत्पादन यानी प्रोडक्शन, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट और आय की वृद्धि का क्या होता है माध्यम बनता है। लेकिन भारत में स्वतंत्रता के बाद आपको मालूम है जो भी उद्योग है उनका आर्थिक विकास का जो उद्योगों को बेसिकली आर्थिक विकास का स्तंभ माना गया हमारे पास है। सबसे पहले उद्योगों ने देश के जो राष्ट्रीय आय मतलब जीडीपी जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। विनिर्माण हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन और सेवा से जुड़े जितने भी उद्योग है वो देश की जो हमारी आर्थिक संरचना है उसको मजबूत बनाते हैं। इसके साथ ही साथ उद्योगों के विकास में बड़े पैमाने में हमारे पास क्या होता है, रोजगार के जो नए अवसर है वो देखने को मिलते हैं, जिससे बेरोजगारी और गरीबी को कम करने में सहायता मिलती है हमारे पास। दूसरा है उद्योग जो है कृषि क्षेत्र के विकास में भी क्या होता है, सहायक होता है। वे कृषि के लिए उर्वरक, मशीनें, तकनीकी उपकरण जो है उपलब्ध कराते हैं, जिससे जो कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। साथ ही साथ उद्योग जो है वो कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करके जितना भी मूल्यवर्धित मान लीजिए वस्तु है वो सारा का सारा रूप बदल देते हैं, जिससे जो किसानों की आय वो बढ़ जाती है। तीसरा अगर बात करें उद्योग के विकास से शहरीकरण और जो आधारभूत ढांचे मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं उसका भी हमारे पास क्या होता है, विस्तार होता है। जैसे सड़क है, बिजली है, परिवहन है, सुचार जो भी संचार सुविधाएं उनका अगर विकास होगा तो इसके लिए उद्योगों की जरूरत है, जिसका लाभ जो है एक पूरे समाज को मिलता है। चौथा हमारे पास है उद्योग जो है विदेशी व्यापार और जो हमारा निर्यात होता है बेसिकली उसको बढ़ाता है। भारत में कई उद्योग जैसे वस्त्र है, इस्पात है, आईटी सेक्टर है, ऑटोमोबाइल है, अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसमें अपने जो पहचान है वो मजबूत बना चुके हैं, जिससे जो विदेशी मुद्रा हमारे पास है वो अर्जित होती है और देश की जो आर्थिक स्थिति हमारे पास है वो भी साथ साथ मजबूत होती रहती है। ठीक है, हालांकि बात करें तो औद्योगिक विकास जो है इसके सामने बहुत सारी कई चुनौतियां भी खड़ी है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण एक अहम मुद्दा है, क्षेत्रीय असमानता देखने को मिलती है और साथ ही साथ संसाधनों का अत्यधिक जो उपयोग हो पाता है ये भी देखने को मिलता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि उद्योगों का जो विकास हो वो सतत पोषणीय विकास हो और संतुलित तरीके से हमारे पास का विकास हो सके। अंततः कह सकते हैं कि उद्योग जो है भारत के आर्थिक विकास में एक प्रमुख प्रेरक है। इससे न केवल उत्पादन रोजगार बढ़ता है बल्कि देश भर में जो आत्मनिर्भरता और वैश्विक स्तर पर जो प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन देखने को मिलता है उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में जो जैन धर्म है इसके विकास की आपको यहाँ विवेचना करनी है। तो भारत में जैन धर्म के विकास के बारे में बात करते हैं तो जैन धर्म हमने आपको पहले पढ़ा है, अभी थोड़ा देर पहले ही, भारत के प्राचीनतम धर्मों में से एक है जिसका जो विकास है वो अत्यंत ही प्राचीन काल से होता है। इसकी परंपरा जो है वो टोटल 24 तीर्थंकरों से मानी जाती है, जिसमें अंतिम और जो सबसे प्रमुख माने जाते हैं वो महावीर स्वामी माने जाते हैं। सबसे पहले जो थे मतलब तीर्थंकर थे वो पारसनाथ जी थे, जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म का जो विकास है माना जाता है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, जब वैदिक कर्मकांड और जो सामाजिक जटिलता है इसके प्रति लोगों में क्या होता था, असमानता बढ़ता चला गया या असंतोष बढ़ता चला गया। इस समय क्या हुआ, महावीर स्वामी जी ने अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे कई सिद्धांतों का यहाँ उपदेश दिया, जो जन सामान्य को बेसिकली बहुत सरल तरीके से और व्यावहारिक लगने लगे। उनके उपदेशों ने क्या किया, जैन धर्म को उनकी जो कह सकते हैं व्यापक एक लोकप्रियता बढ़ाने चलती चली गई। जैन धर्म के प्रसार में राजाओं और जो भी व्यापारी थे उनका भी महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिला। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म को अपनाया
और दक्षिण भारत में इसके प्रचार में सहायता की। इसके परिणामस्वरूप क्या हुआ, जैन धर्म का जो विस्तार है वो उत्तर भारत से लेकर जो दक्षिण भारत है इसमें पहुंच सका। विशेष रूप से अगर कहे तो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, गुजरात में जैन धर्म का प्रभाव बढ़ता चला गया। मध्यकाल में अगर बात करें तो जैन धर्म का जो विकास है वो कुछ हद तक हमारे पास धीमा हो गया, क्योंकि लेकिन उनके अनुयायी जो है बेसिकली उन्होंने व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई। जैन समुदाय ने मंदिर निर्माण, साहित्य और कला के विकास में योगदान दिया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर हो गया, रनकपुर हो गया, जैसे कई भव्य जैन मंदिर इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक काल में भी जो जैन धर्म में अपने सिद्धांत, विशेष रूप से अहिंसा और जो अपरिग्रह, इनके कारण हमेशा प्रासंगिक बना हो रहा है। इनके जो अनुयायी है शिक्षा, व्यापार और जो सामाजिक कार्य है उनमें सक्रिय देखते मिलते हैं, और साथ ही साथ समाज में जो नैतिक मूल्य उनको बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार जैन धर्म का जो विकास है वो सामाजिक, धार्मिक और जो आर्थिक कारक है उनसे प्रभावित होता है। इसके सरल सिद्धांत और अहिंसा के संदेशों ने इसे भारत में हमारे पास एक महत्वपूर्ण और एक स्थायी धर्म बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये जैन धर्म का विकास के बारे में सवाल आता है तो आप इन सबको ऐसे बना के लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आईआईटी और आईआईएम बेसिकली हमारे पास है। आईआईएम बेसिकली इसके संदर्भ में बताना है कि भारत में जो उच्च शिक्षा की वृद्धि है और साथ ही साथ जो विकास है इसका वर्णन करना है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान माफ करिए आईआईटी और अखिल भारतीय जो आयुर्विज्ञान संस्थान है, इसके विशेष संदर्भ में भारत में जो उच्च शिक्षा देखने को मिलता है, हायर जो एजुकेशन है उसका जो विकास है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रहा। स्वतंत्रता के बाद बेसिकली हमारे देश ने समझ लिया था कि देश में अगर समग्र विकास करना है, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, इसके लिए हमारे पास उच्च स्तरीय तकनीकी और चिकित्सा जो संस्थान है उनकी आवश्यकता पड़ेगी। इस उद्देश्य से आईआईटी और जो हमारे पास अखिल भारतीय बेसिकली आयुर्विज्ञान संस्थान है, ठीक है, जैसी कई संस्थाओं की स्थापना की गई थी। आईआईटी की जो स्थापना 1950 के दशक में की गई थी, जिसका उद्देश्य यही था कि विश्व स्तर पर क्या करना, हमें तकनीकी जो शिक्षा है, मतलब टेक्निकल जो नॉलेज है और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इन संस्थान से बेसिक इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो भी उत्कृष्ट मानव संसाधन तैयार किए सके, जो न केवल बेसिकली भारत में केवल वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं, बल्कि आईआईटी के छात्र और जो पूर्व छात्र में नवाचार हो, स्टार्टअप हो और शोध के माध्यम से बेसिकली जो देश की आर्थिक प्रगति उनमें इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। दूसरी और बात करें अगर हमारे पास AIIMS की स्थापना जो है वर्ष 1956 में हुई। इसका उद्देश्य यही था कि उच्च गुणवत्ता वाली जो चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान और साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं वो प्रदान की जा सके। AIIMS ने भारत में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई सेवाओं बेसिकली स्तर को उठाया। यहाँ जो प्रशिक्षित डॉक्टर है और विशेषकर बात की जाए देश के जो विभिन्न हिस्सों में जाकर जो स्वास्थ्य सेवा है वो भी प्रदान करने चाहते थे। इन संस्थाओं ने केवल शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाया, बल्कि जो अनुसंधान मतलब जो रिसर्च है और जो नवाचार की संस्कृति है उसको भी यहाँ पर विकसित करने का कार्य किया। इन्होंने भारत को एक वैश्विक शिक्षा जो मानव चित्र पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि अगर बात करें उस शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी बहुत सारी चुनौतियां देखने मिलती है, जैसे सभी तक अभी समान शिक्षा नहीं पहुंच पाई है, संस्थानों की कमी है, गुणवत्ता में असमानता देखने को मिलती है हमारे पास। फिर भी अगर कहा जाए हमारे पास ऐसे संस्थान जो है जैसे भारतीय में उच्च शिक्षा के विकास के लिए एक प्रमुख स्तंभ बन के आए हैं हमारे पास। इनके माध्यम से भारत जो है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर हमेशा अग्रसर आगे बढ़ता चला जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी की भूमिका है उसके बारे में बताने बोला गया आपको। तो महात्मा गांधी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक योगदान जो है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक रहा। उन्होंने भारतीय हमारे स्वतंत्रता संग्राम को या आंदोलन को एक नई दिशा दिखाई और इसे जन आंदोलन का एक रूप दिया हमारे पास। ठीक है, गांधी जी के जो वैसे कि कहा जाए सिद्धांत जो थे सत्य और अहिंसा, इनके सिद्धांतों पर उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है संघर्ष किया, जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। गांधी जी बेसिकली 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए और भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने सबसे पहले चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद जैसे आंदोलन के माध्यम से किसान और जो मजदूर है उनकी समस्या को सबसे पहले उठाया और उन सभी चीज़ों में सफलताएं प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने क्या किया, 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो शुरू किया, जिससे क्या हुआ, लोगों से विदेशी जो वस्त्र उनका बहिष्कार करना हो गया, सरकारी संस्थानों को त्याग करने का आह्वान किया। फिर 1930 में उन्होंने जो नमक कानून बेसिकली जो सॉल्ट टैक्स आपको मालूम होगा, इसके विरोध में क्या किया, दांडी यात्रा का निर्णय लिया, जो सविनय आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा था। इस आंदोलन ने पूरे देश में क्या किया, जो स्वतंत्रता की होड़ या भावना उसको प्रबल किया। 1942 में उन्होंने क्या किया, जो भारत छोड़ो आंदोलन है हमारे पास वो शुरू किया, जिसका नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस आंदोलन में ब्रिटिश जो प्रशासन है उसकी जो नींव है वो हिला के रख दी थी। गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को आम जनता से जोड़ा, जिससे उनके नेतृत्व में किसान, मजदूर, महिलाएं और युवा ये सभी लोग इस आंदोलन में शामिल थे।
उनका अहिंसा, सत्याग्रह और जो आत्मबल के माध्यम से संघर्ष प्राप्त करने की जो भावना है, यह इस आंदोलन को और भी नैतिकता बनाती है हमारे पास। ठीक है, अगला हमारे पास पॉइंट है कि हालांकि कुछ लोगों ने उनके तरीकों की आलोचना भी की है साथ साथ, और ये भी कहा है कि गांधी जी नेतृत्व और सिद्धांतों में भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम है उनकी सफलता है और अग्रसर भी किया। इस प्रकार कह सकते हैं महात्मा गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता के सबसे महान और जो हमारे प्रेरणादायक नेता है उनमें से एक थे, ये बताया गया। तो ये था आपसे बच्चों को आज का इस वीडियो में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सभी हमने आपको करवा दिए जो आपको पेपर में पूछा जाएगा। तो आपसे बच्चे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके और उनका पेपर बहुत बढ़िया जाए। ठीक है, तो चलिए बाकी बेस्ट राशि बच्चों को मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।